देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मैं बना नहीं पा रहा था, ठीक है, किसी कारणवश। मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो अपवर्तन के लिए है। किसके लिए? अपवर्तन। देखो, अपवर्तन तो हमने समझ लिया था पिछली वीडियो में कि अपवर्तन क्या होता है। बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी कांच से होकर जाती है, किसी माध्यम से होकर जाती है, तो उसका जो अधिकांश भाग है वो थोड़ा विचलित हो जाता है। इसी विचलन को हम कहते हैं अपवर्तन। किसका? प्रकाश का, ठीक है। उसके कुछ नियम हैं। क्या है? नियम। देखो, नियम क्या है। तो पहला नियम देखो उसकी तरह ही है, सेम टू सेम, कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो ये दो होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला क्या है कि आपतित किरण, जो किरण आती है वो आपतित, और आपतित किरण पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। जो अभिलंब में खींचते हैं ना, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते। देखो, पहला नियम सेम है, परावर्तन में भी और अपवर्तन में ही। फर्क कितना आ गया कि वहाँ पे परावर्तित है, यहाँ पे आप अपवर्तित हो गया। दोबारा बता रहा हूँ मैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और देखो, दूसरा नियम क्या है। जब किन्हीं किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, दो माध्यमों और एक ही रंग का प्रकाश हो के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आप समझो कि ज्या क्या होती है। ज्या मतलब हमने पढ़ा होगा, ज्या होती है साइन। मैथ में हमने पढ़ा था साइन। अब जिन बच्चों को नहीं पता वो समझ याद कर लें कि ज्या क्या होती है। साइन होती है। क्या होती है? साइन, ठीक है। साइन कॉस थीटा पढ़ा होगा शायद नाइन्थ में। आप जो मैथ के बच्चों समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण क्या है? आई है। आपतन बताया था ना, आई है। तथा अपवर्तन कोण क्या है? आर हो। तो साइन आई बटे साइन आर। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में संख्या होनी चाहिए। तो साइन आई बटे साइन आर जो होता है वो नेतांक के बराबर होता है। और बच्चों, नेतांक को हम एन से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल एन से। ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा, ठीक है। और देखो, इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में भूल जाता है स्नेल का नियम क्या होता है। तो दूसरा नियम आप लिख के आ जाना अपवर्तन का, तो वही स्नेल का नियम कहलाता है, ठीक है। ये तो हमारे हो गया प्रकाश के अपवर्तन के नियम। दो नियम होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल क्या होती है? तो सिद्ध किया जा सकता है कि एक माध्यम के सापेक्ष एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उद उस उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान रखना भाई, सिद्ध किया जा सकता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। अब उदाहरण के लिए क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेते हैं। देखो, पहला माध्यम तो वायु हो गया, दूसरा माध्यम हमारा कांच हो गया, ठीक है। तो दो माध्यम तो यहाँ पर हो गए। उसने कहा था एक माध्यम दूसरे माध्यम के लिए कहा था ना, कहा था। तो पहला माध्यम हमारा वायु, दूसरा माध्यम हमारा कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? देखो, जब भी कहीं प्रकाश किरण जाती है तो कांच के अंदर हम अपवर्तनांक किस में होता है? कांच में होता है, या किसी पारदर्शी माध्यम में जिसमें जिससे हम आर पार देख सकें, ठीक है, उनमें हमारा अपवर्तनांक होता है, अपवर्तन होता है। तो उन्हीं के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना भाई कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो, आगे क्या है। वायु हमारी होती है एयर। क्या होती है? एयर। एयर समझते हो? वायु। तो एयर को हम लिखेंगे ए से। अपवर्तनांक तो हमारा एन होता ही है। और कांच को हमने ग्लास बोला तो मैंने जी लिख दिया। क्या लिख दिया? जी लिख दिया। तो क्या होता है? ए एन जी बन गया। स्मॉल, देखो, ए छोटा सा बना हुआ है इधर, ए जी इधर बना, यानी ऐसे बना हुआ। देखो, ये ए तो इधर हो गया, एन बड़ा हो गया थोड़ा सा, और जी छोटा हो गया। इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है।
तो देखो भाई, ए एन जी, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच की चाल, कांच में यानी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल सी और कांच में प्रकाश की चाल बी, इनके अनुपात के बराबर होता है। तो एन बराबर हम लिख सकते हैं सी अपॉन बी भी लिख सकते हैं, यानी एन बराबर हम ये भी लिख सकते हैं कि एन बराबर सी अपॉन वी, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं इसको। समझ में आ रही है। इसी प्रकार अगर मैं लूँ वायु के सापेक्ष जल, क्योंकि जल में भी अपवर्तनांक हो सकता है कि जल भी पारदर्शी होता है, तो ए एन डब्ल्यू लेंगे, यानी ए से डब्ल्यू के सापेक्ष, डब्ल्यू मतलब वाटर, ठीक है। तो सी बटे वी हो जाएगा, ये भी प्रकाश की चाल तो सबके लिए एक ही होगी, वायु में जो प्रकाश की चाल सी होगी वो तो एक ही होती है। सी बराबर सी बटे क्या हो गया, बी डब्ल्यू हो गया, यहाँ पर जी था यहाँ पर बी डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू क्यों आया, यहाँ पर गिलास कांच था, यहाँ पर क्या आ गया, वाटर आ गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों समीकरण को लेके चलता हूँ, ठीक है, तो ए एन डब्ल्यू बटे ए एन जी ले लेता हूँ, तो क्या होगा, सी से सी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, देखो सी और सी तो कट गया, जी बटे डब्ल्यू आ गया, यानी कि जी बटे डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू जी बटे डब्ल्यू वी डब्ल्यू, तो ये हमारा हो गया इसका ये चीज़, ठीक है। तो ये इनमें संबंध है। अब अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल का संबंध भी यही होता है। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक तो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। तो ध्यान रखना भाई इतना जो मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। अगला क्या है, देखो देखो ये अपवर्तनांक में तो मैं एक अलग से ही बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो इसका अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीय क्या होती है। उत्क्रमणीयता मतलब आपस में रिलेशन होता है कुछ ना कुछ। उत्क्रमणीयता क्या होती है समझते हैं क्या होता है, देखो ये पढ़ के देखो। ये चीज़ मैं आपको एक बार और बताने वाला हूँ, ठीक है, आप पहले इसे ध्यान लो कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होता है। क्या होता है व्युत्क्रम, मतलब एक दूसरे के उल्टा होता है, उल्टे को ही उत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वो वायु के सापेक्ष कांच का ले रहा है पहले, और बाद में उल्टा क्या कर रहा है, कांच के सापेक्ष वायु कह रहा है, तो दोनों क्या होगा, उल्टे हो गए, तो इसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम होता है। यदि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, कितना हो, 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होगा वो उल्टा जो होगा वो 2/3 हो जाएगा, यानी 3/2 से 2/3 हो जाएगा। ये तो हमारा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए एन जी ले रहे हैं, एयर टू ग्लास ले रहा हूँ मैं, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो साइन आई बटे साइन आर होगा, ठीक है। जिया वाला नियम लग गया ना कि यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर, ये आगे समीकरण नंबर 1। ऐसे गिलास से लेके मैं एयर में लेके चलूँ तो साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा इसका। अगर दोनों समीकरण को मैं लेके चलूँ तो क्या हुआ, देखो दोनों समीकरण गुणा कर दी मैंने, इसकी गुणा इससे कर दी तो क्या हुआ, इसकी इससे कर दी तो साइन सी से साइन सी कट गया, साइन आर से साइन आर कट, बराबर क्या है कि 1 आ गया, आगे 1। अगर मैं इसको ले जाऊँ नीचे तो ये नीचे आ गया, तो इसकी 1 के बटे में आ गया ना, उल्टा हो गया ना, हो गया ये इसके उल्टा हुआ ना हुआ, जब उल्टा हो गया वही हमारा व्युत्क्रम होता है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है, यही होती है, आपस में उल्टे हो जाते। अगर माध्यम उल्टे होगा तो वो स्वयं भी उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आज का इतना था। अब एक चीज़ और है वो और पढ़ानी है तुम्हें, ठीक है। बस कुछ चित्र मुझे समझ के चलते हैं। देखो ये है हमारा आयताकार स्लैब, कह रहा है वो कांच के स्लैब से अपवर्तनांक क्या होता है। जब मान लो ये हमारी कांच की स्लैब है, आयताकार स्लैब, ये क्या कांच की एक स्लैब है। स्लैब समझते हो, स्लैब मतलब कोई कांच की एक टुकड़ा ले लिया हमने, ठीक है। तो देखो ये इसका एक किरण यहाँ से चली, ये किरण यहाँ से चली, अब यहाँ पर ये टकराई तो ऊपर तो वायु है, नीचे कांच है, अंदर ये कांच पूरा पूरा कांच है, ये ऊपर वायु है, यहाँ पे देखो वायु जब जहाँ कांच रखा हुआ है कहीं तो कहीं रखा होगा, तो ऊपर जो खाली स्थान है वो वायु, नीचे खाली स्थान है वायु, जो ये नीचे अंदर जो कांच है वो तो कांच ही रह जाएगा, ठीक है। तो दो माध्यम यहाँ पे ले लिए, ये दो माध्यम है, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम फिर पहला माध्यम, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है यहाँ पर,
पहले वायु से कांच में, फिर कांच से वायु में जाएगा नीचे, ठीक है। तो ध्यान रहे, एक किरण हमारी यहाँ से ये गई, ठीक है, यहाँ पर टकराई इस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो मैंने बताया अपवर्तन में क्या होता है कि वो थोड़ी हट जाती है अपनी दिशा से, तो ये थोड़ी एन की तरफ यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर। वैसे वो सीधी जाएगी तो इधर जाएगी ये सीधी ऐसे तो, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी झुक गई तो इधर हो गई है, तो यहाँ पर टकराई है। अब दोबारा फिर टकराई यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये दूर हटेगी। पहले तो पास हुई इसके, अब क्या होगी, दूर। दूर क्यों, अब माध्यम उल्टे होगा तो क्या होगा, किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी, अभिलंब की से दूर हट जाएगी। क्यों हटेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा, माध्यम बदल रहे हैं, यानी कि पहले वायु से कांच में था, अब कांच से वायु में जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये दूर हट जाता है, तो देखो पहली किरण यहाँ से गई, फिर इधर आई, फिर ये इधर को चली गई। ये होता हमारा आयताकार स्लैब से अपवर्तन, समझ गए। अब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, बताया था ये मैंने तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ तो तुम समझाई दिया मैंने ये चीज़ तुम्हें कि अगर हम दूसरे से पहले में जाए तो B1/B2, पहले दूसरे में जाए तो माध्यम है ये क्या है, यहाँ पे 1:1 के पहला माध्यम दूसरा माध्यम, ठीक है। तो B1 B2/B1, ठीक है। पहले माध्यम के लिए B2 चाल हो गई, दूसरे माध्यम के लिए पहले माध्यम के लिए B1, दूसरे माध्यम के लिए B2 चाल, तो 1:1 कर दिया मैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 के क्या करना है देखो इसका। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 व 2 की गुणा कर दी। क्या कर दी, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर तो क्या करा, ये इधर देखो दो साइड दे रखी थी वहाँ पर, तो N12 और N12, N21 N12 गुणा B1/B2 B2/B1, तो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसे इधर ले जाऊँ, तो मैं इसको ले आया इधर, तो N12 बराबर N21 हो गया, यानी वही बात उत्कर्ण वाली बात आ गई ना, यहाँ पे भी जो भी पीछे उत्क्रमणीयता बताई थी वही चीज़ यहाँ पर है। अब देखो इसको पढ़ते हैं, अब वर्तनांक होता है क्या। यदि वायु में प्रकाश की चाल C ले लूँ, ठीक है, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल V ले लूँ, तब क्या होगा, माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो NM हो जाएगा। NM मतलब M मतलब कुछ भी माध्यम हो सकता है, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, ठीक है, या 1 से 2 माध्यम, 2 से 1 माध्यम। M का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। ऊपर प्रकाश की चाल, नीचे ऊपर तो वायु में प्रकाश की चाल होगी, नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम चाहो तो यहाँ पर कांच हो सकता है, जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान से पढ़ लेना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं N बराबर C/, भी लिख सकते हैं, या फिर वर्तनांक बराबर हिंदी में लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये चीज़ हमें मुझे बतानी थी। और देखो अपवर्तनांक कुछ अलग अलग होते हैं। देखो कांच का जो अपवर्तनांक होता है, जो कांच में जो अपवर्तनांक होता है, थोड़ा दिखना रहा होगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो दिख गया होगा कि यदि वायु में प्रकाश की चाल C है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल V है, तब माध्यम का अपवर्तनांक NM होता है, अतः NM बराबर C/B लिखते हैं। C यहाँ पर प्रकाश की चाल है और B यहाँ पर माध्यम में चाल है, तो अपवर्तनांक बराबर हम हिंदी में लिखते हैं वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अगला देखो क्या, अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है, ये तो हमारे इतना हो गया। देखो अब मैंने बताया था N जो होता है, अगर मान लो ये N जो अपवर्तनांक है, अगर मैं कांच के लिए ले लूँ, गिलास के लिए, तो इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, कहते हैं 1.33। इसी प्रकार हर चीज़ में अपवर्तनांक का जो मान होता है अलग अलग होता है, अलग अलग मतलब कांच के लिए अलग होगा, जल के लिए अलग होगा, सब चीज़ के लिए अलग अलग होता है। तो मैं इसकी सारणी दूंगा, क्या दूंगा, एक सारणी। वो सारणी में फ़ोटो भेजूंगा, उसे आप कर लेना, ठीक है। याद जो इंपॉर्टेंट हो, हीरे के लिए अलग होता है, सब चीज़ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जो पारदर्शी माध्यम होते हैं उनके लिए अलग अलग क्या होते हैं, अपवर्तनांक के मान होते हैं। अपवर्तनांक को हम निकाल भी सकते हैं, अगर जैसे मान लो यहाँ पर ये दोनों की चाल दे रही, चाल पता है, हमें इसकी भी चाल पता है, इसकी भी चाल पता हो, तो हम इसको निकाल सकते हैं N को, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो अब वीडियो लगातार आती रहेंगी एक के बाद एक, जो वीडियो पिली थी वो अब सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, काम वाम सब पूरा कर लिया होगा, ठीक है। समझ में आ रही है, ठीक। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी जो लेक्चर होगा वो कल आपको मिल जाएगा, और जो बात मुझे कह देंगे मैं ऑडियो के ज़रिए व्हाट्सअप पर कह दूँगा, और जिसको समझ में नहीं आया वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए, ठीक है। और फ़ोन आपको 4 से 5 के बीच करना है, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं करना है, ठीक।